जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आचार्य जी क्लासेस में। यहाँ आप पढ़ते हैं यूपी बोर्ड की कक्षा 10 12 की हिंदी की पुस्तक का हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं और साथ में टेट से संबंधित भी जो परीक्षा यूपी टेट की होती है या कहीं भी किसी भी टेट की परीक्षा होती है किसी प्रदेश की, तो वहाँ हिंदी व्याकरण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो, और यहाँ हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न होंगे वो किसी परीक्षा में जहाँ भी हिंदी पूछी जाएगी वहां पर आपको काम आने वाले हैं। तो आइए सीधे से शुरू करते हैं। अभी इस समय पूरा ध्यान हमारा है टेट की परीक्षा के लिए कि जो विद्यार्थी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण से उनके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं उन पर हम यहाँ पर इस समय चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अभी तक इससे पीछे वाले वीडियो में आपको स्वर से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके भेद से संबंधित प्रयोग के आधार पर और मुखाकृत के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर जो स्वरों के अलग अलग प्रकार के भेद थे वो आपने पिछले वीडियो में देखे हैं। अब आइए अगला वीडियो शुरू करते हैं और अगला होगा स्वर के बाद व्यंजनों का परिचय, है ना। अब अगले 2-4 वीडियो में हम लोग व्यंजनों के किस प्रकार से भेद होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, और कितने कितने व्यंजन होते हैं, संख्या कितनी है और कैसे कैसे, उस पर विस्तार चर्चा करेंगे। अभी शुरुआत करते हैं व्यंजन संबंधी जो संख्यात्मक प्रश्न बनता है, यही शुरू करके हम आगे बढ़ेंगे। तो संख्यात्मक प्रश्न बनता है। आप देखिए पहले नंबर लिखा है व्यंजन की परिभाषा, तो इससे कोई परिभाषा आप यहाँ पूछी नहीं जाती है, लेकिन जब आप व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लेंगे व्यंजन कहते किसे हैं। तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं वर्णमाला में जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का जो मूल रूप होता है वो आधा होता है। यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, जैसे क है तो ये नहीं, ये जो हल चिन्ह लगा ये व्यंजन का मूल रूप है। ये ख है तो ऐसे नहीं, जब हल चिन्ह लगा हुआ है तो यह व्यंजन का मूल रूप है। ऐसे जितने व्यंजन हैं 33 मूल व्यंजन है, 33 मूल व्यंजनों में जब हल चिन्ह लगा रहता है तो व्यंजन का मूल रूप होता है। और जब इसमें छोटा आ जोड़ते हैं, इसे हटा दीजिए तो छोटा आ जुड़ गया, या ऐसे आप देखिए कि क धन अ, जब इसे जोड़ते हैं तब एक क व्यंजन का वर्ण का उच्चारण होता है। तो इसका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे एक साथ जरा देखिए, आप कह सकते हो कि ऐसे हम बोल दिए तो बोल तो देते हैं लेकिन अंत में उसमें अ का उच्चारण होता है। अथवा इसको ऐसे समझिए कि हम आधा क लिखें, आधा ख लिखें, आधा ग लिखें और इसको मिला लें। हमसे आपसे कोई कहे कि जरा इसका उच्चारण करिए, तो उच्चारण करके आप देख लीजिए, उच्चारण नहीं हो पाएगा जब तक कोई स्वर नहीं मिला। स्वर मिल जाए तो 33 के 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन सब मिला दीजिए, सारे व्यंजनों का उच्चारण हो जाएगा। लेकिन अगर स्वर नहीं मिला है तो 2-3 व्यंजन भी जो स्वर रहित हैं अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका उच्चारण नहीं हो पाता है। अभी हम लोग व्यंजन गुच्छ पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे केवल जैसे ही 2 से अधिक व्यंजन आते हैं तो उनके उच्चारण में समस्या आती है। उनका उच्चारण करते समय हमें काफी प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के उच्चारण होता है, नहीं तो उच्चारण नहीं हो पाता है। तो ये चीज है कि व्यंजन कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि स्वर कौन से वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने हैं, ये एक बढ़िया सा प्रश्न है। तो हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन की संख्या 33 है, 33। पिछले 1-2 वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके चर्चा हुई है। अब आज व्यंजन की चर्चा हो रही है, इसे विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं या कुल व्यंजन कितने हैं वो अलग प्रश्न है। एक प्रश्न ये बहुत बढ़िया है जो हिंदी और संस्कृत दोनों में बनेगा कि मूल व्यंजन कितने हैं। तो मूल व्यंजन की संख्या 33 है। ये कौन से हैं?
तो का वर्ग के का से लेकर के पा वर्ग के मा तक एक तो आप चले जाइए, का से लेकर के मा तक ये जो 25 स्पर्श व्यंजन है ये सभी मूल व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त 4 अंतस्थ व्यंजन है, ये भी मूल व्यंजन कहलाते हैं। और इसके अतिरिक्त 4 ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म वर्ण है। इनको आप जोड़िए तो 25 4 29, 29 4 33, ये 33 व्यंजन है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ सकते हैं कि मूल व्यंजनों का कौन सा भेद नहीं, अधोलिखित में से मूल व्यंजन का कौन सा भेद नहीं है। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, मूल व्यंजन का कौन सा भेद नहीं, या मूल व्यंजन में कौन से व्यंजन नहीं आते, ये ज्यादा सही रहेगा। मूल व्यंजन में कौन सा भेद नहीं आता है, तो आपको दे देंगे संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और एक द्विगुण व्यंजन दे देंगे, या अयोगवाह दे देंगे। तो बढ़िया सा प्रश्न आपका बन जाएगा। तो यहाँ आपको पूछना नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो मूल व्यंजन है उनमें 3 प्रकार के व्यंजन सम्मिलित हैं। स्पर्श व्यंजन सारे हैं, अंतस्थ व्यंजन सारे हैं और ऊष्म व्यंजन सारे हैं। तो 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, वो टोटल मिलाइए तो आपकी संख्या होती है 33। तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। मूल व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन आते हैं, अयोग स्पर्श व्यंजन आते हैं और ऊष्म व्यंजन आते हैं और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ये आपके 2-3 प्रकार के यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये है कि हिंदी में संयुक्त वर्ण कितने हैं? तो ये भी आप जानते हैं, काफी पढ़ चुके हैं। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। 4 वर्ण ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्ष, त्र और ज। क्ष, त्र और ज किन किन से बने हैं? तो इसको आप देखिए, संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 अलग व्यंजनों के योग से बने हैं। ध्यान रखिएगा, 2 अलग व्यंजन, उनमें पहला जो व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा जो व्यंजन होता है वो स्वर युक्त होता है। जैसे पहले क्ष देखें, आप इसे कई लोग जानते होंगे, क आधा रखिए और श ऐसे स्वर युक्त रखिए, तब इस व्यंजन का निर्माण होता है। क आधा रहेगा और श पूरा रहेगा तो स्वरयुक्त रहेगा। और अगर इसका भी भेद करो तो कहीं कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा कि श भी आधा है लेकिन भी आगे ह्रस्व आ होगा, छोटा आ होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ज्यादातर यही मिलता है कि पहला अक्षर आधा रहेगा, दूसरा स्वरयुक्त रहता है। ये छोटा आ इसी में अगर मिला रहेगा तो इसकी स्थिति ये बन जाएगी, ये। अब इन 2 व्यंजनों के योग से क्ष का निर्माण होता है। ये छोटी छोटी परीक्षाओं में अक्सर ही पूछा जाता है, क्ष किन 2 व्यंजनों के योग से बना है? तो ये लगभग आपको पता होना चाहिए, पता होगा। नहीं है तो जो नए विद्यार्थी अभी जुड़ रहे होंगे, तुरंत पढ़ करके आए हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वैसे जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, चाहे बीटीसी का हो या फिर अन्य कोई प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया है, हिंदी लेकर के पढ़ा है तो इसे सबको पता होता है। फिर भी यहाँ पर हम आप चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरा व्यंजन आइए देखते हैं, त्र है। ये सबको पता होता है त्र किससे बना है। यहाँ और यहाँ क्ष और ज्या में तो थोड़ा समय लगता है लोगों को समझने में, लेकिन त्र में किसी को कोई भ्रम नहीं रहता है। ध्यान दीजिए, पहले तो और बाद में रो। ऐसा भी हो सकता है देने कि त्र किससे बना है, और जैसे देखिए ऊपर ये र जैसे लग रहा है कि आधा हो तो र आपको पहले दे दे और त बाद में दे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे करके दे दे, क्या इससे बना है? तो इसको ध्यान रखिएगा, पहले त होगा और बाद में र, और रा में हल चिन्ह नहीं लगा है, मतलब स्वरयुक्त है। पहला व्यंजन स्वर रहित होगा, दूसरा स्वर युक्त भी हो सकता है, और मान लीजिए अगर स्वर रहित ये भी है तो आगे फिर अ लिखा होगा। और विकल्प जब देंगे तो त्र को पहले और त को बाद में भी कर सकते हैं। एक बड़ी बढ़िया चीज आपको बताएं, आप ध्यान देंगे, अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जो अक्षर कहीं संयुक्त व्यंजन जो भी लिखे, उनमें जो अक्षर नीचे आपको दिखता है
देखने में लगेगा कि वो आधा है, देखने में लगेगा कि वो आधा है, लेकिन वो पूरा होता है, स्वरयुक्त होता है। जो ऊपर का व्यंजन है वो हमेशा आधा होता है। जैसे यहां पर ये देखिए, जिसे लग रहा है कि ता पूरा है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे त ये है और उसके बाद र आधा है। विकल्प में भी मिल सकता है कि त और र मिलके त्र बना है, कि त और र और आ मिलके त्र बना है, या रा और ता मिलके त्र बना है। ऐसे करके बढ़िया 4 विकल्प दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ऊपर का वर्ण आधा होता है, नीचे जो रा लगा हुआ है ये वास्तव में स्वरयुक्त है, ये इतना है। ता में जब मिलता है तब ये नीचे लगता है, इतने नहीं जितने। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं लोग लिख देते हैं, मान द्वि लिखा हुआ है ना, दो के लिए द्वि लिखा है। अब आप देखिए किसमें लग रहा है कि जो है दा आधा, वा आधा है और दा पूरा है, जबकि द के नीचे जो वा लगा हुआ है, फिर देखिए द के नीचे वा लगा है, ये वा पूरा है, इसमें द आधा है, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा। ये कहीं कहीं आप देखते होंगे लिखा रहता है तो ऐसे ऐसे लिखा रहता है, इस तरीके से। ये तो द आधा है वह पूरा होता है। जो भी अक्षर नीचे होगा, व्यंजन ऊपर नीचे भी कुछ लिखे जाते हैं, जैसे इसमें दा ऊपर लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ, इसी के जोड़ करके लिखा गया है। तो जो व्यंजन नीचे रहता है वो स्वरयुक्त होता है, वो पूरा होता है। ऊपर का जो वर्ण है, व्यंजन है, वो आधा रहता है। ऐसे प्रैक्टिकल देखिए, जब इसमें स्वर है मतलब नीचे वाले व्यंजन में स्वर है, तभी तो आधे को अपने ऊपर संभाल सकता है। जो ताकतवर होगा वही तो अपने ऊपर किसी कमजोर को बिठा सकता है। अगर नीचे वाला कमजोर हो गया तो कमजोर व्यक्ति कैसे ताकतवर को ऊपर बिठाएगा। जो स्वरयुक्त व्यंजन है वो ताकतवर है, उसकी मात्रा 1 होती है या 2 हो सकती है, लेकिन जो आधा है उसकी मात्रा आधी ही होती है। व्यंजन की मात्रा आधी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो छोटे वर्ण है जिसे ह्रस्व वर्ण कहा जाता है, उनकी मात्रा 1 होती है। जो दीर्घ व्यंजन है, बड़े हैं, जैसे बड़ा का, बड़ी की, बड़ा को, बड़ा खा, बड़ी की, बड़ा को, इनकी मात्रा 2 होती है। इनसे अधिक जब 3 नीचे लिख दिया जाता है तो उनकी मात्राएं प्लुत होती है, तो उससे अधिक हो जाती हैं। लेकिन जो व्यंजन की मूल मात्रा है वो आधी है, इसको ध्यान रखिएगा। कहीं पूछ लें कि व्यंजन की मात्रा कितनी होती है, संस्कृत वाले जानते हैं, तो व्यंजन की मात्रा आधी होती है। ये इधर आपको लिख के दिखा रहे हैं, जैसे ये आधा है, ये क में आ लगा दिया गया, इसकी मात्रा 1 है, इसकी मात्रा आधी है। ठीक है, 1/2 आप कह सकते हो। इसकी मात्रा 1 है और बड़ा का है, इसकी मात्रा जो है वो 2 है। ऐसे आप देखे होंगे छंद बनाते समय लगाया जाता है। अगर यहीं पर 3 लिख दिया जाए, जो कि हिंदी में ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, इसलिए 3 लिख दिया जाए, तब ये प्लुत वर्ण हो जाता है, तब इसकी मात्रा 3 हो जाती है। ठीक, तो व्यंजन की जो मात्रा होती है वो आधी होती है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्ष जो है क और स के योग से बना है, ध्यान रखिएगा। पहला, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि जब विकल्प बनेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, का पहले के बजाय का बाद में कर देंगे, श पहले कर देंगे, या का पूरा कर दे, श आधा कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। पहला जो व्यंजन होगा वो आधा होगा, दूसरा व्यंजन जो होगा वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो पूरा होगा, या अगर वो भी दूसरा व्यंजन भी आधा है तो उसके बाद फिर ह्रस्व आ होगा ही होगा। वैसे आप मान चलिए 90-95% बल्कि 99% कि जो दूसरा वर्ण होगा वो पूरा ही होगा। पहला तो आधा ही रहेगा, पहला पूरा हो ही नहीं सकता है, स्वरयुक्त हो ही नहीं सकता है। जब संयुक्त व्यंजन बनाए जाएंगे तब, ठीक है, जब संयुक्त व्यंजन बनाए जाएंगे तो पहला जो व्यंजन होगा, संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनता है, तो पहला जो व्यंजन होगा वो स्वर रहित ही होगा, आधा ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको इधर उधर करेंगे बड़े आराम से फंसा सकते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। 4 संयुक्त व्यंजन हैं, उनमें से
उन्हें आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए, तो एक ये हो गया। इसके बाद त्र है, ता और रा से बना है। ता आधा है और र पूरा है। इसे देखने से लगता है जैसे रा, अक्सर बच्चे बताएंगे कि लग रहा है ये रा आधा है, तो र जो है आधा नहीं, र पूरा है। र स्वर युक्त है। जो वर्ण स्वर युक्त होता है, संयुक्त व्यंजन लिखे जाते हैं, तो वो संयुक्त व्यंजन जो है वो नीचे चला आता है और आधा जो व्यंजन है वो ऊपर रहता है। जैसे विद्यालय वगैरह में भी आप देखिए लिखा जाता है, ऐसे विद्यालय लिखा गया, तो यहाँ पर ये जो द्या है ये वास्तव में दा और या है। इसमें लिखा गया तो ये ऊपर वाला अंश ये इतना रहता है, ये आपका दा है, और नीचे वाला जो भाग है ये आपका रा है। ऐसे करते बना दिया जाता है फाट में, फाट में ऐसे ऐसे बन जाता है जल्दी से। ऊपर का अंश जो है वो आधा है, नीचे जो या लिखा है वो पूरा है, स्वर युक्त है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए तीसरे व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा व्यंजन है ज। ज में क्या है, ज और या। यहां भी ध्यान देने वाली बात है कि ज पहले रहेगा और या बाद में रहेगा। विकल्प में आपको ये देंगे तो अगला जो है ये भी दे सकते हैं, ऐसे करके दे देंगे। यहां हल चिन्ह लगा दिया, या फिर इसको पूरा दे दिया और अगले वाले में हल चिन्ह लगा करके आ कर दिया, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या है, पहले ज है और बाद में य। पहले य है बाद में य है, और पहला व्यंजन जो है ज वो आधा होगा, वो स्वर रहित होगा, वो कभी भी स्वरयुक्त नहीं होगा। अगर स्वरयुक्त हो जाए, ये ज पूरा कर दिया जाए, आप कह सकते हो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर इसे पूरा कर दिया गया तो अब जा में आ मिल गया। जब जा में आ मिल गया तो अब कोई अगला व्यंजन इसमें आके मिल ही नहीं सकता, अब तो अगला वर्ण ही लिखा जाएगा। मिलेगा तब जब ये आधा होगा, आधा होने पर ही ये दो व्यंजन आपस में मिल सकते हैं। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं रहता है तो वो तो द्वित्व होते हैं, कहीं द्वित्व होते हैं, कहीं व्यंजन गुच्छ होते हैं, कहीं संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये भी आगे चर्चा कर रहे हैं, यहाँ भी संयुक्त व्यंजन चर्चा हो रही है। तो दो व्यंजनों के बीच में जब कोई स्वर नहीं होगा तभी वो मिलेंगे आपस में। दो व्यंजनों के बीच में अगर स्वर आ गया तो फिर वो स्वर पहले वाले व्यंजन में मिल जाता है, पहले वाले व्यंजन मिल गया तो अगला वाला व्यंजन व्यंजन के रूप में लिखा जाएगा, फिर वो संयुक्त नहीं होगा। इसलिए जितने संयुक्त व्यंजन आएंगे उसका पहला अक्षर जो होगा, पहला व्यंजन होगा, वो आधा होगा। 3 हो गए। आइए चौथा देखते हैं। चौथा है स्त्र। हम आप जो ककहरा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो वहां पर जो है ये रहता नहीं है, लेकिन जो 52 वर्ण वर्णमाला में माने गए हैं, हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से, उनमें स्त्र भी आता है। और स्त्र किससे बना है इसको भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखिए। इसमें पहले तालव्य श है, सबसे पहले तालव्य श है, और यहां पर भी वही नियम लागू होगा। ये जो ऊपर दिख रहा है ये वास्तव में तालव्य सा है, जिसे सलजम सा कहते हैं, कुछ लोग सीटी वाला सा कहते हैं, ये है। और बाद में इसमें र है और र पूरा होगा, और पूरा अगर नहीं है तो फिर आगे ह्रस्व आ लिखा होगा, छोटा अ लिखा होगा, तभी ये संयुक्त व्यंजन बनेंगे। तो अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने चारों संयुक्त व्यंजन को विधिवत जान लिया है। आशा है कि यहां संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग द्विगुण व्यंजन की ओर। द्विगुण व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या है? 2 है इनकी संख्या, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट करते रहेंगे। द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? ड और ढ के नीचे ये जो बिंदु आगत ध्वनि है, ये आगत बिंदु है, ये 2 बिंदु लगा देते हैं तो ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ये कहीं कहीं पर आपको ऐसे प्रक्षिप्त व्यंजन भी लिखा हुआ मिल सकता है, अथवा उपक्षिप्त व्यंजन भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो चाहे कहा जाए द्विगुण व्यंजन कितने हैं, चाहे कहा जाए प्रक्षिप्त व्यंजन कितने हैं, चाहे कहा जाए उपक्षिप्त व्यंजन कितने हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर होगा 2। और कौन कौन से हैं वो सामने लिखे हुए हैं। तो ये आपको लगभग सबको पता होना चाहिए होगा, और नहीं पता है तो भी आज जान लीजिए।
हिंदी में द्विगुण व्यंजन कितने हैं? तो 2 हैं संख्या। इन्हीं द्विगुण को क्या कहते हैं? प्रक्षिप्त कहते हैं। इन्हीं द्विगुण को क्या कहते हैं? उक्षिप्त भी कहते हैं। 3 तरीके से नाम अलग अलग पुस्तकों में दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा द्विगुण दिया गया है। आप कोई भी पुस्तक पढ़िए तो जो अपने भाषा विज्ञानी है, व्याकरण की पुस्तकें लिखे हैं, चाहे जिन्होंने लिखा हो, तो लगभग लोगों ने द्विगुण दिया। बहुत कम जगहों पर प्रक्षिप्त या उक्षिप्त व्यंजन लिखा हुआ है। तो भ्रमित नहीं होना है, द्विगुण ज्यादा प्रचलित है। और कहीं पूछ लिया जाए प्रक्षिप्त व्यंजन कितने हैं, हिंदी में प्रक्षिप्त वर्ण कौन कौन से हैं, तो उसमें भ्रमित नहीं होना है। उक्षिप्त पूछें, प्रक्षिप्त पूछें या द्विगुण पूछें, इनकी संख्या 2 है, ड और ढा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अयोगवाह की ओर। अयोगवाह, हिंदी में अयोगवाह आप जानते हैं, संस्कृत में 4 हैं, लेकिन हिंदी में केवल 2 हैं। कौन से? अं और अह। हम आप जब प्रारंभ में स्वर पढ़े थे कहारा कक्षा 1-2 में, तो आपने भी पढ़ा होगा, जहां कहीं पढ़ाया जाता है तो ये स्वर, अंतिम जो स्वर अ होता है उसके बाद अंग और आ जोड़ दिया जाता है। इसी को लेकर के भ्रम होता है कि क्या जो है स्वरों की संख्या 13 है। हम भी शुरू में पढ़ रहे थे, जब पहली बार जब व्याकरण पढ़ना शुरू किए, लोगों ने पूछा तो हम तुरंत पढ़ के बता देते थे कि हाँ 13 है। लेकिन बाद में जब गुरुजनों के संसर्ग में गए और पुस्तकों में पढ़ा चुकी, हम लोग जो शुरू में पढ़ते थे ये सब पढ़ाया नहीं जाता है, तो इस ये भ्रम रहता है, सबको रहता है। तो इसको आप जान लीजिए कि अंग और अह जो है ये अयोगवाह है। अयोगवाह क्यों है? ना ये स्वरों की श्रेणी में रखा गया है, ना ही ये व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। मेरा अपना जैसे विचार ये रहता है कि जो अयोगवाह जैसे यहाँ लिखा गया, तो इसका स्वतंत्र रूप ये और इसका स्वतंत्र रूप ये है। तो अगर ये अकेले लिखा है तो इसका उच्चारण नहीं हो सकता है, इसके लिए कोई न कोई स्वर चाहिए ही चाहिए। अकेले लिखा है तो कैसे उच्चारण करेंगे? तो स्वर चाहिए ही चाहिए। तो जब स्वर चाहिए ही चाहिए, तभी ये भ्रम होता है लोगों को कि अगर स्वर के साथ ही ये लगते हैं और स्वरों का साथ मिलता है तभी इनका उच्चारण होता है, तो क्या ये स्वर व्यंजन है? क्योंकि व्यंजन की परिभाषा यही है, एक स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो व्यंजन ये नहीं है। यद्यप स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण होता है, लेकिन व्यंजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यंजनों से प्रायः कोई न कोई स्वर बन जाता है। जैसे व्यंजन का मूल रूप है ये, आधा का के लिए ऐसे लिखा, लेकिन अगर ये लिख दिया जाए क्या, तो यहां हम आप देख रहे हैं कि व्यंजन से शब्द बन गया, व्यंजन से शब्द की शुरुआत हुई, लेकिन कभी आप नहीं देखेंगे कि किसी शब्द की शुरुआत विसर्ग से हो। किसी शब्द की शुरुआत आज तक आपने नहीं देखा होगा विसर्ग से हो। ये बीच में आएगा। बीच में कब आएगा? ये भी व्यंजन के बाद नहीं आता है। जब तक कोई न कोई स्वर नहीं होगा तब तक नहीं होगा, आएगा ये। जैसे दुख लिखा हुआ है, आप देखते हैं यहां पर विसर्ग है, ये अयोगवाह है, ठीक है। और इससे पहले दा में छोटा ऊ है। स्वर जब रहेगा तभी इसका उच्चारण होता है। और एक जान लीजिए, इसका उच्चारण स्थान वैसे तो विसर्ग का कंठ माना गया है, लेकिन ये जिस स्वर के बाद रहता है उच्चारण उसी तरह होता है। जैसे यहाँ छोटा ऊ आया है, तो अब यहाँ अगर बोलना हो, मान लीजिए लिखा वायु, इसको यहां से नहीं ऐसे देखिए, वायु लिखा हुआ है, तो यहां देखिए ऊ के बाद आया है, तो इसका उच्चारण ऊ की तरह होगा, वायु यू ऊ करके होगा। अभी यही लिखा हो हरि, मान लीजिए लिखा है हरि, छोटी ई के बाद आया है, तो इसका उच्चारण ई की तरह करेंगे, हरि हरि ई, ऐसे करके इसका उच्चारण होगा। तो ये जो विसर्ग होते हैं, जो अयोगवाह है, ये वास्तव में न स्वर है न व्यंजन है। व्यंजन क्यों नहीं है? क्योंकि इससे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। और स्वर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका स्वतंत्र जो है उच्चारण भी नहीं होता। इसके उच्चारण के लिए स्वर लेना ही लेना पड़ता है, कोई स्वर होगा तभी उच्चारण होगा, इसलिए ये अयोगवाह है। अयोगवाह से आ हटाइए तो योग और वाह, वाह माने ढोया जाता है, योग माने जुड़ना। हिंदी वर्णमाला में जुड़ करके वहन किया जा रहा है, लेकिन अयोग है माने मूल योग नहीं है, मूल व्यंजन नहीं है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो ये प्रारंभ के व्यंजन हो गए। अब जो 33 व्यंजन आपने पढ़े थे, उनके 3 भेद और ये हैं, नीचे लिखे हुए हैं, इसको भी आप ध्यान से देखिए, है ना। ये हालांकि इस पर चर्चा हो चुकी है अभी शुरुआत में, लेकिन अब यहाँ विस्तार से देखिए। मैं यहाँ आपको परिभाषा नहीं लिखा रहा हूं,
शीघ्रता में बस ये बता रहा हूं कि आखिर कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन सबसे पहले 25 संख्या है। कहां से कहां तक के हैं? का वर्ग के का से लेकर के पा वर्ग के मा तक कुल 25 वर्ण हो जाते हैं, 25 व्यंजन हो जाते हैं। का वर्ग के का से लेकर पा वर्ग के मा तक कुल 25 व्यंजन हैं जो कि स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण के समय जीभ मुख के विभिन्न अंगों का, विभिन्न अवयवों का, कंठ का, तालु का, दांत का, है ना, जिह्वा मूल का स्पर्श करती है, इसलिए यह स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, क्योंकि सारे व्यंजनों के उच्चारण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिस अंग का है, मुख के विभिन्न जो अवयव हैं, अंग है, उनमें सबसे अधिक जिसका योगदान रहता है वो जीभ का रहता है। जीभ में अगर कोई दोष आ गया, जीभ कट जाए, किसी प्रकार समस्या जीभ में आती है, तो आप देखते हैं व्यक्ति गूंगा हो जाता है, बोल नहीं पाता है। सारे दांत हों, तारु है, सब कुछ है, लेकिन अगर जीभ सही नहीं है तो व्यक्ति बोल नहीं पाता है। तो किसी भी स्वर अथवा व्यंजन के उच्चारण में जीभ का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए जीभ मुख के जिस अंग का स्पर्श करे उस व्यंजन का उच्चारण वही स्थान माना जाता है। तालु का उच्चारण करे तो तालु वर्ण माना जाएगा, तालु वर्ण माना जाएगा। दांत का स्पर्श करे तो दंत वर्ण माना जाएगा। पीछे की ओर मुड़ करके जिह्वा के मूल की तरफ जाए तो वो जो है मूर्धा कहलाएगा। अब जीभ सामान्य रूप से नीचे रहे, कंठ से प्राणवायु बाहर निकले तो कंठ वर्ण माना जाएगा। ओठ आपस में चिपक रहे तो ओष्ठ वर्ण माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम आप देखते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या 25 है। बड़े आराम से आपकी परीक्षा में, किसी परीक्षा में, चाहे टेट हो या कोई अन्य परीक्षा हो, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि अधोलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श वर्ण है या कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। मैं बार बार व्यंजन और वर्ण बोल रहा हूं तो आप भ्रमित नहीं होइएगा। वैसे व्यंजन का मूल रूप ये होता है क, और इसमें जब स्वर मिलता है तो ये वर्ण कहलाता है। तो चाहे आपसे वर्ण पूछा जाए चाहे व्यंजन, जब लिखा रहेगा तो इस रूप में नहीं लिखा रहता है, इस रूप में लिखा रहता है। तब इस रूप में लिखा है तो ये आपका हो गया वर्ण। स्वर और व्यंजन के मेल को वर्ण कहते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रारंभिक पुस्तकों में बढ़िया सरल रूप में बताया जाता है। स्वर और व्यंजन के मेल को वर्ण कहते हैं। हम लोग वर्णमाला पढ़े हैं, न स्वर माला पढ़े हैं न व्यंजन माला पढ़े हैं। लेकिन जब आता है मूल व्यंजन कितने हैं तो मूल रूप तो यही है इसका। तो बार बार जब व्यंजन या वर्ण कहें तो उसमें भ्रमित नहीं होना, ये ध्यान रखना, ये व्यंजन का मूल रूप है। और जब इसमें स्वर मिल जाता है तो इसे वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई स्पर्श व्यंजनों की? 25। तो क्यों कहा जाता है वो अभी आपने देखा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों का, दांत का, कंठ का, तालु का स्पर्श करती है या उधर मुड़ती है, जिसे कंठ का स्पर्श कहा करे, कंठ की ओर मुड़ती है, या कंठ से स्वर बाहर निकल रहे होते तो शांत बैठी रहती, थोड़ा सा प्रक्रिया यहाँ पर होती है, तो वो सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन है, 4 हैं, य, व और र, ल। हिंदी में य, र, ल, व रहता है और संस्कृत में या, व, रा और ला इस क्रम में लिखा रहता है। केवल जो है वो ये क्रम रहता है। हिंदी में आप पढ़ते हो या, र, ल, व, और जब महर्षि सूत्र में पढ़ते हो संस्कृत में तो ह वर्ण के या, व, र और ला मिलता है। तो ये आप हिंदी हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखें कि या, र, ला और व ये सही क्रम है। एक बार कहीं एक मित्र बता रहे थे कि वो प्राइवेट विद्यालय में कहीं इंटरव्यू देने गए थे तो उनसे इसे पूछ लिया कि या, रा, ला, वा पहले होता है कि या, वा, रा, ला पहले होता है। तो ये है, पूछा गया था श, श, श में पहले कौन सा सा आता है, ऐसे करके पूछ लिया गया। तो ये दोनों प्रश्न उनसे पूछे गए थे तो बता रहे थे, इसको आप ध्यान रखिए। हिंदी में या, र, ला और वा इस क्रम में है और ताला विशा पहले है, मूर्धन्य सा बाद में है, उसके बाद दंत सा है। तो बड़े छोटे छोटे करके प्रश्न कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। आप भी देख लो, पता लगे प्राथमिक टेट में इसे पूछ ही लिया जाए। या, रा, ला, वा सही है क्रम कि या, ला, वा, रा सही है कि या, ह, या, व, र
ऐसे संस्कृत वाला उठा के रख दे तो इनका ये क्रम है, और तीनों सा का ये क्रम है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। और मुझे विश्वास है सब लोग जानते भी रहते हैं, जो बिल्कुल वर्णमाला कभी नहीं प्राइमरी पढ़ने के बाद आगे कभी नहीं ध्यान देते हैं, उन्हीं से भले गलती हो, नहीं तो गलत नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन हम पढ़ रहे थे, या, र, ल और व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। कौन से हैं वो आपने देखा। इन्हीं को अर्धस्वर भी कहते हैं। हालांकि हिंदी में 2 ही अर्धस्वर हैं, संस्कृत में तो चार के चारों को जो है अर्धस्वर ही कहा जाता है। हिंदी में केवल 2 इसमें से माने गए हैं। और अगला प्रश्न है उस व्यंजन की संख्या, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। उस व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? तालव्य है, मूर्धन्य ष है, दंत सा है और ह है। आप इन व्यंजनों को बोलते समय मुख के पास हाथ ले जाइए और एक एक करके बोलिए। पहले कोई क ख करके बोलिए और फिर श श ह करके बोलिए। आप देखेंगे कि मुख से उस समय गर्म श्वास निकलती है। ऐसे मुख के पास हाथ ले जाइए, श श श ह ऐसे बोलेंगे, गर्म श्वास निकलेगी। जबकि आप क बोल के देखिए, ख बोल के देखिए, श श श की अपेक्षा कम गर्म श्वास निकलेगी। वैसे तो श्वास गर्म ही रहती है, लेकिन अन्य व्यंजनों में आप या बोल के देखिए, या और श, या श कई बार अभ्यास करके देखिए, आपको एहसास हो जाएगा या, र, ल, व में कम गर्म श्वास होती है, जबकि इन चारों व्यंजनों में ज्यादा गर्म श्वास निकलती है। तो ज्यादा गर्म श्वास निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म कहते हैं। ऊष्म माने गर्म, ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्यों है? क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकलती है। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। तो ये व्यंजन का सामान्य परिचय आपका हुआ, जो संख्या को लेकर के प्रश्न बनता है। आइए इसी समय एक और चीज देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो संयुक्त व्यंजन भी बताए, तो 4 बताए गए हैं, तो ये स्वतंत्र व्यंजन के तरीके से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और मैंने शुरू में बताया, लिखते समय कहीं अगर भेद, जैसे 4 विकल्प देंगे तो 4 विकल्प कहाँ से देंगे, उनमें किसी में हल चिन्ह लगाएंगे, किसी में नहीं लगाएंगे। वहां आपको सतर्क रहना है कि जो पहला व्यंजन होगा वह आधा होगा। पहला व्यंजन आधा होगा, दूसरा आधा भी हो सकता है और पूरा भी होगा। ज्यादातर पूरा ही रहता है। अगर दूसरा भी आधा हुआ तो ठीक बात जो है ह्रस्व आ होगा, तभी वो पूर्ण होता है, अन्यथा वो बनेगा ही नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यंजन परिचय में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अभी प्रसंग में आया था, थोड़ा सा मैंने बताया था, वो है द्वित्व व्यंजन। वो है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब कोई व्यंजन एक साथ 2 बार आए, ध्यान रखिएगा, 2 बार आने का मतलब क्या हुआ कि एक व्यंजन 2 बार आए और उसके बीच में कोई स्वर ना आए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यंजन 2 बार का मतलब हुआ का लिखा, दोबारा फिर का लिख दिया, तो इसको हम कह देंगे द्वित्व व्यंजन। नहीं, ये द्वित्व व्यंजन नहीं कहलाएगा। जब कोई व्यंजन लगातार 2 बार आए लेकिन दोनों के बीच में स्वर ना हो, और किसमें स्वर ना हो? पहला वाला जो व्यंजन होगा उसमें स्वर ना हो। जैसे कहीं लिखा हुआ है कच्चा, क्या लिखा है? कच्चा। यहां देखिए च और च 2 बार आया है, ठीक है, च और च 2 बार आया है। लिखा है सच्चा, यहां पर च 2 बार आया है। लिखा है पक्का, यहां पर क 2 बार आया है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये व्यंजन आधा है और ये पूरा। पहला व्यंजन आधा हो, दूसरा फिर पूरा हो, मतलब स्वरयुक्त हो। तो जहां ऐसे व्यंजन होते हैं वहां द्वित्व व्यंजन वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। आपको विकल्प दे देंगे कि अधोलिखित में से कौन सा द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है, तो एक ये शब्द दे दिया, आगे भी मान लीजिए जैसे तक्र दे दिया है ना, यहाँ पर भी देखिए 2 है, लेकिन वो दूसरी प्रक्रिया है, वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है ना।
तो ये कच्चा हो गया, तक्र हो गया, ऐसे दो विकल्प कोई और दे देगी। तो जहां पर आप ध्यान देंगे, जहां पर दो व्यंजन, एक ही व्यंजन दो बार आए, दो व्यंजन मतलब अलग अलग व्यंजन नहीं, असमान नहीं, समान व्यंजन, एक समान कोई व्यंजन हो, दो बार आए, एक ही व्यंजन दो बार आए और दोनों के बीच में स्वर ना हो, तो अगर स्वर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। इसको आप ध्यान रखना। बहुत सारे शब्द हैं, 4-6 शब्द अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे भी आपने लिखा, कच्चा लिखा, सच्चा लिखा, पक्का लिख लीजिए, ये नहीं लिखा जाएगा, ये इसका उदाहरण नहीं है, कच्चा दो बार लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे चक्का शब्द है, आप व्यवहार में भी बहुत से सारे शब्द सुनते होंगे। लज्जा शब्द है ना, यहाँ लज्जा में आप देख रहे हैं दो बार जा आया हुआ है और पहले में पहला स्वर रहित है। छज्जा लिखा हुआ है, यहाँ देखिए जा दो बार आया हुआ है ना। ऐसे लिखा गया उत्तर, ये बढ़िया उदाहरण हो सकता है। उत्तर में देखिए जो पहला वाला है ये आधा है, दूसरा ये ऐसे समझिए, ऐसे ये लिखते समय ऐसे भी लिखा जाता है, पर पहला आधा था है, बाद का पूरा है, मतलब स्वरयुक्त है। ठीक है, इसी प्रकार से पल्ला है, आप चाहे तो अपने कापी पर 4-6-10 शब्द तो जरूर नोट कर लीजिए। पल्ला है, सत्ता शब्द है, ठीक है, ये से जो है द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। नाम लोग बच्चों के रखते हैं, गुड्डू, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए पहला डा आधा होगा, बाद वाला पूरा होगा। एक हम आप चप्पल पहनते हैं तो पहला पा जो है वो आधा है और बाद वाला पूरा रहता है, स्वरयुक्त रहता है। तो और पक्का शब्द है, हम आप लिख ही चुके हैं। ऐसे लड्डू शब्द है, एक मिष्ठान है, आप सभी जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है मिठाइयों में लड्डू। तो यहाँ पर पहला डा आधा है, बाद का डा पूरा है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। एक शब्द है बच्चा, है ना, तो यहाँ गांव समाज में बोला जाता है, पहला चा आधा है, बाद वाला पूरा है। तो बच्चा हो, कच्चा हो, पल्ला हो, छज्जा हो, ये जो उदाहरण होते हैं ये सारे द्वित्व व्यंजन के उदाहरण होते हैं। इसी समय हम एक व्यंजन की और चर्चा कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का भेद पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वो क्या है। वो है व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ नाम से ही पता चल रहा होगा, व्यंजन जहां गुच्छ के रूप में आ जाए, गुच्छे के रूप में आ जाए। हालांकि कुछ जगह पे ऐसा मिलता है कि बस वो जैसे भी कच्चा पक्का लिखा तो दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं तो सिर्फ व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। लेकिन हमने जहां से पढ़ा है, जो हमें पढ़ाया गया हमारे गुरुजनों ने, कि जब दो व्यंजनों के एक ही व्यंजन दो बार आए, एक ही व्यंजन दो बार आए और पहले व्यंजन में स्वर ना हो, जैसे अभी पढ़ा गया, तो वो द्वित्व होंगे। लेकिन व्यंजन गुच्छ वे होंगे जो दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आए। दो से अधिक मतलब दो से अधिक एक व्यंजन आए लेकिन पहले दो व्यंजनों में स्वर ना हो। ये थोड़ी गलती हो गई, इसलिए क्षमा है। मतलब दो व्यंजन स्वर रहित है और अगला एक व्यंजन जो आएगा वो स्वर युक्त होगा, तभी तो उच्चारण हो पाएगा, नहीं तो उच्चारण ही नहीं हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन हो जहां पर, वह व्यंजन गुच्छ होगा। अथवा इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो से अधिक व्यंजन जब स्वर रहित आपस में आए तो उनका तो वो व्यंजन गुच्छ कहलाएंगे। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि दो से अधिक माने तीन व्यंजन, तो तीन व्यंजन आएंगे तो तीसरे में स्वर अवश्य होगा, तभी उसका उच्चारण होगा। 2-3 आपको उदाहरण दे रहे हैं, उनको जरा देखिए। सबसे बढ़िया शब्द है जो खूब प्रचलित है वो है महत्व। महत्व, ये वर्तनी को लेकर के भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप जानते हैं ज्यादातर जो प्रचलित है लोग ऐसे महत्व लिख देते हैं। लगभग लोग लिखते हैं जो हिंदी से जुड़े नहीं रहते हैं, हिंदी पढ़ ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम या कहीं के भी हैं, अगर हिंदी अच्छे से पढ़ा नहीं है तो महत्व ऐसे लिख देते हैं। जबकि महत्व का असली शुद्ध रूप क्या है, ये है। अभी जब शुद्ध शब्द पढ़े जाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम आप देखिए कि एक आधाता ये वाला हो गया, एक आधाता ये हो गया, अगला जो वाह है वाह में आ जुड़ा हुआ है,
वा में अ जुड़ा है, तीन तीन व्यंजन देखिए। अब भाई ये था तो स्वर नहीं है, अगले वा के बाद हुआ ना, तो ये तीसरा व्यंजन भी तो मिल गया। तो यहां आप देख रहे हैं कि तीन तीन व्यंजन मिल गए। तो जहां तीन तीन व्यंजन, दो से अधिक व्यंजन वाला कोई शब्द हो और पूछा जाए कि इसमें से कौन सा व्यंजन गुच्छ का उदाहरण है, तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार का शब्द है ना। वर्तनी की दृष्टि भी ये महत्वपूर्ण होगा, वर्तनी में भी आपसे पूछ सकते हैं, और व्यंजन गुच्छ का कौन सा उदाहरण है ये भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये व्यंजन गुच्छ का उदाहरण है। इसी प्रकार से एक बहुत सरल शब्द है, लगभग लोग तत्व ऐसे लिखते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी सही पकड़ पाते हैं, नहीं तो ऐसे लिख देते। ये तत्व गलत है। तत्व किससे बना हुआ है? तत् धन त्व, इससे मिलके बना है। तो एक आधाता यहां, एक आधाता यहां का मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये देखिए, एक आधाता और एक ये आधाता, और आगे वा लिखेंगे। तत्व का शुद्ध रूप ये है। वर्तनी के लिए इस प्रश्न को आप तैयार रखेंगे। आधाता, आधाता और वा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर इसको तोड़ा जाए तो एक आधाता, दूसरा आधाता, उसके बाद वा आया है। अब वा में हलचल लगा दो तो तीन तीन व्यंजन हो गए। जो स्वर है वो बाद में लगता है ना, जो स्वर लगता है तो बाद में लगता है। अब मिलाया गया तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन तीन व्यंजनों के बीच में कहीं स्वर नहीं है। ये अलग बात है कि तीसरे व्यंजन में स्वर है, तभी उसका उच्चारण हो पाएगा। तो ये तत्व शब्द हुआ, ये आपका व्यंजन गुच्छ का उदाहरण हो सकता है। हो सकता है क्या? मतलब होगा ही होगा। तत्व है, महत्व है। इसी प्रकार से एक शब्द है बहुत प्रचलित है, वो है उज्ज्वल। ये वर्तनी को लेकर के बहुत पूछा गया है, और जब जब आता है लगभग लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि एक बार तो काफी विवाद इसको लेकर के हमारे एक संबंधी थे, उनमें हो गया। उज्ज्वल ऐसे लिख देते हैं लोग, वो नामकरण की बात आई थी, बच्चे का नाम था, ऐसे करके जब चर्चा होती, कई लोग आए, तो क्या हो, तो ये है, ऐसी बात हुई। एक शिक्षक ही थे, तो ध्यान रखिएगा। उज्ज्वल जो शब्द होता है, देखिए बना कैसे है, ये उत धन ज्वल से बना है, उत धन ज्वल से बना हुआ है, ठीक है। जब संधि होती है तो ता को पहले दा होता है, और फिर जो है संधि होती है तो दा को जा होता है। ये अभी संधि पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो उज्ज्वल में हम देख रहे हैं एक आधा जा, एक आधा जा, उसके बाद वा, तीन तीन व्यंजन है। यहाँ इन तीन स्वरों के बीच में कोई स्वर नहीं है। ये अलग बात है कि वा में स्वर है, तीसरे व्यंजन में तो स्वर होगा ही होगा, तभी उसका उच्चारण होगा। तो आप देख रहे हैं आपका व्यंजन गुच्छ के जो उदाहरण हैं, कि जैसे आपका महत्व हो गया, तत्व हो गया, और उज्ज्वल हो गया। एक ऐसा भी व्यंजन गुच्छ का उदाहरण मिलता है जिसमें चार व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं है। ध्यान रखिएगा, चार व्यंजन, सबसे बढ़िया उदाहरण तो वो व्यंजन गुच्छ का है। चार चार वर्ण हैं जिसमें बीच में स्वर नहीं है। ये देखिए, इसे वर्त से कहते हैं। वर्त से का अर्थ होता है मसूढ़ा। अभी व्यंजनों के जो भेद पढ़ेंगे उच्चारण स्थान या हिंदी में, तो वहां पे एक आएगा कौन सा वर्ण वर्त व्यंजन कहलाता है। तो वहां आप देखेंगे ला वर्ण जो है वो वत्स व्यंजन के अंतर्गत आता है। अभी हम आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ कैसे देखें चार व्यंजन कैसे स्वर रहित हैं। तो ये जो रा की विशेषता होती है, देखिए रा बोला यहां जाएगा, व आधा र, आधा त, आधा स, और ये यहां पर है वर्त से, ठीक है। र की विशेषता होती है, एक न्याय है, जल तुमिका न्यायन रकारो ऊर्ध्व गमनम। रा जब जब हल्का होता है, हल्का बने आधा होता है, स्वर रहित होता है, तो ये हमेशा अगले व्यंजन के ऊपर जाता है, और अगले उस व्यंजन के ऊपर जाएगा जो स्वर रहित होगा, जो स्वर युक्त होगा, स्वर युक्त होगा। जैसे यहां से उठेगा, रा का उच्चारण हुआ वर्र, तो यही उच्चारण ही हो गया, लेकिन यहां नहीं लगेगा ता के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये भी आधा है, अगले भी जाएगा, ये भी आधा है, तो यहां भी नहीं लगेगा। ये तब लगेगा भाई, अभी पीछे बता चुके हैं कि जब कोई स्वर युक्त हो, मजबूत हो, तो उसी के ऊपर तो बैठा जाएगा। तो ये यहां या के ऊपर लगेगा। ये वर्तनी में भी आपसे पूछ सकते हैं,
ध्यान रखिएगा। उच्चारण यहां पे हो रहा है इस जगह पर, वाह के बाद जब बोलेंगे इसको तो कहेंगे वर्त्स्य, 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 ऐसे बोलेंगे तो वाह के ठीक बाद बोला जाएगा। लेकिन ये लगेगा कहां, जो स्वरयुक्त व्यंजन होता है वहां पर लगता है। स्वरयुक्त जो व्यंजन होगा वहां पे लगेगा। तो अगर लिखा जाए वर्तनी की दृष्टि से, यहाँ ऐसे देखो कि रा अगर यहाँ उच्चारण हो रहा है, आधा है, तो एक आधा रा यहाँ, एक आधा ता यहाँ, एक आधा सा यहाँ, 3 हो गए। और या में बाद में आ है ना, तो पहले तो या ही आएगा, व्यंजन ही आएगा। तो इस शब्द में आप देख रहे हैं कि 4 व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। तो जब 4 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं है तो व्यंजन गुच्छ का सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं फिर बता दूं, कई जगह मैंने देखा है कि लिखा रहता है 2 व्यंजन भी, जैसे असमान व्यंजन आ गए उनके बीच स्वर नहीं है तो व्यंजन गुच्छ मानते हैं, लेकिन नहीं, उसको आप संयुक्त अक्षर कह सकते हो। जैसे क्या है, प्रयत्न है ना, त्याग है, निम्न है, ऐसे आप देखो 2 व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं है। लेकिन व्यंजन गुच्छ का उदाहरण सबसे अच्छा तो वही होगा जहां कम से कम 3 व्यंजनों के बीच में स्वर ना हो, 3 व्यंजनों के बीच में स्वर ना हो, तीसरे में हो। या जैसे ये उदाहरण आया कि 4 व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं है लेकिन चौथे में है, चौथे में तो रहेगा ही रहेगा, अन्यथा इसका उच्चारण ही नहीं किया जा सकता। तो आज आपने व्यंजन के संख्यात्मक प्रश्न जाने कि व्यंजन मूल कितने होते हैं, 33। उन 33 में 25 आपके स्पर्श व्यंजन हुए, 4 स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन हुए, 4 अंतस्थ व्यंजन हुए, 4 आपके उष् व्यंजन हुए, ये आपने जाना। और 2 द्विगुण व्यंजन आपने देखे। इसके अतिरिक्त 2 अयोगवाह वर्ण आपने देखे। साथ में आपने देखा कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त वर्ण कैसे बनता है वो आपने देखा। और व्यंजन गुच्छ कैसे होता है, व्यंजन गुच्छ किसे हम कहते हैं, वो आप सब लोगों ने देखा। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया रही। आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो आप अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाइए। हमारे सारे वीडियो आपको निःशुल्क प्राप्त होंगे। केवल आपसे अपेक्षा है कि हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने अधिक से अधिक मित्र जो पैसा दे करके नहीं पढ़ाई कर सकते हैं मालिक किसी कारणवश, तो उन तक अवश्य हमारा वीडियो आप पहुंचाइए। ये आप सभी से आग्रह रहेगा। आगे हम लोग जो है प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, घोष और अघोष व्यंजन संबंधित वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।